दुनिया में फिर से गूंज भारत और इसरो की जय जयकार का नारा। चांद के बाद सूर्य पर भी पहुंचा भारत का सूर्ययान आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचा। अब शुरू होगा 5 साल तक चलने वाला अभियान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने भारत को फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी दे डाली है। आपको याद होगा, विक्रम लैंडर द्वारा चांद की जमीन पर सफल लैंडिंग करते ही हमारा भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इसी सिलसिले में भारत को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां हमारा ये देश अब चंद के साथ ही सूर्य पर पहुंचने वाला भी दुनिया का चौथा देश बन गया है। और यह हम सबके लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। असल में हमारा सूर्ययान आदित्य L1, जो 4 महीने पहले अपने सफर पर निकला था, अब फाइनली अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। और यह खबर मिलते ही देश भर में खुशी का माहौल छा गया है। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी उपलब्धि पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके हमारे वैज्ञानिकों को उसे कामयाबी के लिए बधाई दी है। और दुनिया भर में एक बार फिर भारत और इसरो की चर्चा शुरू हो गई है। पर सवाल यह उठता है कि इसरो ने इस उपलब्धि को हासिल कैसे किया? क्यों हमारे सूर्ययान को अपनी मंजिल पर पहुंचने में 4 महीने का समय लग गया? और अब आगे का मिशन और कितना मुश्किल होने वाला है? इन सब चीजों पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल पर दबा दे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना टॉपिक पर आते हैं। भारत के चंद्रयान 3 के बाद आज एक बार फिर से हम सबको गर्व महसूस करने का मौका मिला है, क्योंकि हमारे सूर्ययान ने जो कारनामा करके दिखाया है वो दुनिया की कुछ गिनी चुनी स्पेस एजेंसियां ही कर सकती हैं। जैसा कि हमने बताया, हमारा सूर्ययान यानी आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। अब आप में से काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि आदित्य L1 आखिर कहां पहुंच गया है। क्या इसने सूर्य की सतह पर लैंड किया है? अगर हाँ, तो कैसे? तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए चलिए हम आपको इस मिशन के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। असल में दोस्तों, आदित्य L1 एक ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि आदित्य L1 ने कहीं लैंड नहीं किया, बल्कि यह उस लक्ष्य पर पहुंचा है जहां से इसको सूर्य का अध्ययन करना है। अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो वह है लाग्रेंज पॉइंट 1। जानकारी के लिए बता दें कि लाग्रेंज स्पेस में मौजूद उस जगह को कहते हैं जहां किसी भी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। इन जगहों को अंतरिक्ष में फ्री पार्किंग स्पॉट्स भी कहा जाता है, जहां से ऑब्जर्वेटरी मिशन अंजाम दिए जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में वैज्ञानिकों ने ऐसे 5 पॉइंट खोजा है, जिनके नाम पॉइंट 1, पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 5 है, जिन्हें हम शॉर्ट में L1, L2, L3, L4 और L5 कहते हैं। और हमारे आदित्य L1 का लक्ष्य लाग्रेंज पॉइंट 1 है, जहां ये पहुंच चुका है। पर सवाल यह उठता है कि L1 ही क्यों? आदित्य L1 स्पेस में जाकर पृथ्वी के करीब रहते हुए भी तो सूर्य का अध्ययन कर सकता था, पर वैज्ञानिकों ने इसको L1 पॉइंट पर क्यों भेजा? असल में इसका जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन चलिए इस बार थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा हैं जो अपनी परिक्रमा और ग्रहों के आसपास करते हैं। और यह सारे ग्रह खुद सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब स्पेस में हर एक ऑब्जेक्ट अपने से ज्यादा क्षेत्रफल वाले ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है। अब इस सिचुएशन में कोई ऑब्जर्वेटरी स्पेस मिशन लॉन्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पृथ्वी के करीब रखा जाए तो वह उसके चक्कर लगाना शुरू कर देता है, और अगर ज्यादा दूर लेकर जाए तो किसी दूसरे ग्रह या फिर सूर्य के कहीं आसपास घूमने लगता है। ऐसे में लंबे समय तक किसी एक ऑब्जेक्ट पर नजर रखकर उसकी स्टडी करना स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। और इसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने ये लाग्रेंज पॉइंट ढूंढे। अगर हमारे सूर्य ज्ञान के लक्ष्य L1 पॉइंट की बात करें तो ये हमारे सौरमंडल की एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट को ना तो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है और ना सूर्य और ना ही सौरमंडल का कोई दूसरा ग्रह। यानी वैज्ञानिक जितने समय तक चाहे अपने स्पेसक्राफ्ट को यहाँ छोड़ सकता है, और वह ना के बराबर एनर्जी खर्च किए सालों साल तक आराम से अपना काम कर सकता है। यही कारण है कि इसरो वैज्ञानिकों ने अपने सूर्ययान को इस जगह भेजने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा आदित्य L1 सूर्य का 5 सालों तक स्टडी करने वाला है। अब इतने लंबे समय तक ये सूर्य का क्या अध्ययन करेगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले चलिए ये जान लेते हैं कि इसको यहाँ तक पहुँचने में 4 महीने का समय क्यों लगा। असल में दोस्तों, जिस लाग्रेंज पॉइंट 1 पर हमारा सूर्य ये पहुँचा है, ये जगह हमारी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है।
आपको याद होगा हमारा आदित्य L1 2 सितंबर के दिन अपने सफर पर निकला था और अब लगभग 4 महीने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। आपको लग रहा होगा कि 15 लाख किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है और यह हमारा यान सूर्य के काफी नजदीक पहुंच गया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। 15 लाख किलोमीटर हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन स्पेस में यह नंबर पृथ्वी के दिन के जितनी वैल्यू भी नहीं रखता। आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, यानी आदित्य L1 ने 4 महीने में पृथ्वी और सूर्य के डिस्टेंस के सिर्फ 1% की दूरी तय की है। इस पॉइंट पर अब ये स्पेसक्राफ्ट एक छोटे से हेलो ऑर्बिट में गोल गोल घूमकर सूर्य का अध्ययन करेगा। तो अब बात करते हैं कि यह सूर्य का ऐसा क्या अध्ययन करने वाला है जिसमें 5 साल का समय लगेगा। असल में दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह रहस्य से भरा हुआ है और हम इंसान इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। मूल रूप से देखें तो आदित्य L1 का काम स्पेस वेदर पर पड़ने वाले सूर्य के प्रभाव को समझना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह पृथ्वी का अपना एक वेदर सिस्टम है जिसकी वजह से धरती पर गर्मी, सर्दी, बरसात और हवा वगैरह चलती है, ठीक वैसा ही अंतरिक्ष का भी अपना एक वेदर सिस्टम है जिसे स्पेस वेदर कहा जाता है। जिस तरह पृथ्वी पर वेदर का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ता है, वैसे ही स्पेस वेदर का प्रभाव अलग अलग ग्रहों पर देखने को मिलता है। अगर स्पेस वेदर ठीक रहे तो हमारा ये ग्रह पृथ्वी भी ठीक रहता है, मगर दिक्कत यह है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा स्पेस वेदर को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है और इसी वजह से हमें पृथ्वी पर अक्सर सौर तूफानों और तूफानों का अनुभव होता है। सूर्य की वजह से आने वाले ये सौर तूफान हमारी पृथ्वी पर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करते हैं। इसी वजह से सैटेलाइट और पावर ग्रिड जैसे उपकरण फेल हो जाते हैं और पृथ्वी के अलग अलग लोकेशंस पर पावर कट व कनेक्शन लॉस होने जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ये सौर तूफान हमारे अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं, यहाँ तक कि बहुत बार इसकी वजह से लोगों की जान भी गई है। और दिक्कत की बात यह है कि हम इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में सूर्ययान का काम यही रहेगा कि वह स्पेस वेदर पर सूर्य के प्रभाव को गहराई से समझे। इसके लिए उसे सूर्य की कोरोना कैसे बनती है, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों होता है, सूर्य में इतने विस्फोट क्यों होते हैं आदि, इन सब चीजों का डेटा जमा करना होगा। और जाहिर सी बात है कि इतना सब काम करने में टाइम तो लगेगा ही। अब सूर्ययान अपने इस रिसर्च को किस तरह अंजाम देगा, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने स्पेसक्राफ्ट को 7 अलग अलग पेलोड से लैस करके भेजा है। इन पेलोड्स के नाम है विजिबल एमिशन लाइन क्रोमोग्राफी यानी BELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि SUIT सूट, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे एक्सपेक्टोमीटर यानी कि SOLEXS, प्लाज्मा एनालाइजर, पैकेज फॉर आदित्य पापा, एडवांस ट्राई एक्सल, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हेलो 1S, द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि ASPEXA। सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि इन सभी पेलोड्स को हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में ही बनाया है और इन्हें खास तौर पर इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश और इसरो दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई है जिसने सूर्य मिशन को अंजाम दिया। बता दें कि इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने अपने सूर्य मिशन को लॉन्च कर चुके हैं और अब इस लिस्ट में भारत का भी नाम जुड़ गया है, जो सभी के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हम सभी भारतवासियों को अपने वैज्ञानिकों की सफलता पर खुशियां मनाना चाहिए। वैसे आप लोग इसरो के इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल राजदीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर दबा दे ताकि जो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।